नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो हमारी क्लास चल रही है वो है हमारी लिटरेरी टर्म्स की। किस चीज़ की? लिटरेरी टर्म्स। यानी जब भी अपने किसी पोइम का, किसी वर्स का एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बारे में जब अपने को एक्सप्लेन करना होता है कि ये पोइम लिखी है या फिक्शन है, जो भी है, इसकी स्कीम क्या है, इसके अंदर मीटर्स कौन से यूज़ हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अपने को देनी पड़ती है जब भी एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन लिटरेचर के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। थोड़े से है नहीं, ए से लेके जेड तक बहुत ज़्यादा है, ये 70-80 के लगभग लिटरेरी टर्म्स हैं। तो 10-12 एक क्लास के अंदर करवाते हैं। स्टूडेंट्स का रिवीजन भी टाइम टू टाइम चलता रहे। सारे एक साथ में नहीं करवा सकते, 2.5-3 घंटे का टाइम लगना एक साथ में अगर करवाते। पहली बात तो इतना टाइम है नहीं, और अगर फिर भी करा करके माता थोड़ी भागा थोड़ी में करवा भी दें तो फिर कोई टावर कर नहीं पाएगा। इतनी देर क्या है, सिटिंग पावर भी नहीं होती है। तो आज जो क्लास लगने वाली है वो है आपका पार्ट 5। नेक्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी। 6 पार्ट हैं, ऑलमोस्ट 75 to 80 के लगभग होंगी ये सारी। तो देखिए, आज जहाँ से हम शुरू करेंगे वो है हमारा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया होता क्या है? देखिए, ओनोमेटोपिया की जब आप बात करते हो तो ओनोमेटोपिया उसको कहा जाता है जब अपने किसी एक्चुअल साउंड की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, किसी साउंड को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपने प्राइमरी क्लासेस में एक बहुत छोटी सी पोइम सुनी होगी, वहीं से ये शुरू हो जाता है, बा बा ब्लैक शीप। वो बा जो है वो शीप की जो साउंड है उसको कॉपी करने की कोशिश की जाती है कि शीप की साउंड क्या है, बा। इसी तरह की पोइम्स आती है रूम। रूम किसकी आवाज़ निकालने की कोशिश की जाती है? बाइक कह लो या मोटरसाइकिल कह लो। इस तरीके से जब एक वर्ड लिख करके और कोशिश की जाती है कि आवाज़ लोगों को बता दी जाए कि कैसी होती है, तो उसको आप क्या कहते हैं? जैसे म्यू, म्यू ऑफ ए कैट, ये लिख दिया, ठीक है, कि बिल्ली की म्याऊं। तो ये यानी एग्जैक्ट बताया जाता है। वैसा बोल तो कोई सकता नहीं है, बिल्ली है तो बिल्ली की आवाज़ बिल्ली ही बोल सकती है, ठीक है, लेकिन ट्राई की जाती है कि हर कोई समझे कि हाँ बिल्ली ऐसे बोलती है। तो वो जैसे शीप जो है भेड़, भेड़ के लिए आपको बा लिखा है, रूम जो है बाइक के लिए लिखा है। जब इंटीमेट किया जाता है एक्चुअल साउंड को, कोशिश की जाती है कि इंटीमेट कर दिया जाए एक्चुअल साउंड को, उसको आप क्या कहेंगे? ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया यानी आवाज़ की कॉपी करना। नेक्स्ट आपके आता है ऑक्सीमोरॉन। क्या आएगा? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि एक लिंक करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ये जोड़ना है आपके दो ऑपोजिट वर्ड हों, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हों, एक साथ में जोड़ दिया जाए, ठीक है। नीट पैराडॉक्स, एक नीट पैराडॉक्स बनना चाहिए। पैराडॉक्स क्या होता है? अभी हम ओ पे आ रहे हैं, नेक्स्ट में आपके पैराडॉक्स आ जाएगा, वहां पे पैराडॉक्स भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पैराडॉक्स होता क्या है? जनरली क्या है? ऑक्सीमोरॉन उसको कहते हैं कि दो ऑपोजिट वर्ड जो है वो एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि हिदर थीदर आ गया, हियर एंड देयर आ गया। इस तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, उनको एक साथ में रख दिया जाता है कि पैराडॉक्स जो है वो अच्छा बन करके आना चाहिए। और उन दो वर्ड्स को आपस में लिंक करने की जो प्रक्रिया है, दो ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी, जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो, विरोधाभास हो, परस्पर विरोध हो, उनको एक साथ जब लिखने की कोशिश करते हैं उसको आप क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी जो स्कीम है, ये लिटरेरी टर्म है, ये है पैरेबल। क्या है? पैरेबल। पैरेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है कि एक शॉर्ट स्टोरी होती है और मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू होती है। आपको कोई ज्ञान देने के लिए लिखी जाती है, इंस्पायर करने के लिए। तो एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसकी मोरल या स्पिरिचुअल वैल्यू हो, मोरल या स्पिरिचुअल लेसन आपको सिखाती है। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है? मेटाफर, सिमिली, इनका यूज किया जाता है, यानी आपस में सिंबोलिज्म। इस तरह से जैसे आपको कहा जाए कि जीवन एक नाव है ना, तो वो क्या है? सिंबोलिज्म हो गया। या जो है आपको ये कहा जाए जीवन एक, ये दुनिया एक समुद्र की तरह है, तो सिमिली आ गया। इस तरह से जब भी इस तरह की चीज़ों को यूज करके और आपको ये बताना पड़ता है
पैराबल कहा जाता है, एक छोटी सी स्टोरी लिखी जाती है, आपको मोरल या स्पिरिचुअल एक लेसन बताया जाता है और उसमें मेटाफर, सिमिली और सिंबोलिज्म ये चीज़ें जो है वो बहुतायत में डाली जाती है पैराबल के अंदर। तो पैराबल शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा था कि जो कोई भी अगर टावर पढ़ रहा है वो नोट भी करना चाहिए तो शॉर्ट में कर ले फटाफट, क्योंकि लिटरेचर वाले को देखो, जिसने लिटरेचर लिया ना इतनी तो हिम्मत करके ही उठाई होगी कि इतनी इंग्लिश तो यार आती है, बना तो लेंगे। तो ये कीवर्ड्स जो है वो आपके माइंड में रहने चाहिए कि पैराबल एक शॉर्ट स्टोरी है, मोरल और स्पिरिचुअल लेसन देती है और इसमें मेटाफर, सिमिली और सिंबलिज्म होता है। अब इसके ऊपर किसी को बिठा दे कि तू बना, तो बंदा एग्जाम्पल गाल गाल के जिसकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अच्छी है ना वो डायरी बना दे पैराबल के ऊपर। खैर वो बाद की बात है आप क्या बनाते हो, लेकिन बेसिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है ये भी आएगा, नजरिया जिसको कहा जाता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इतना इनफ है कि पैराबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है, मोरल और स्पिरिचुअल लेसन होता है, मेटाफर, सिमिली और सिंबोलिज्म इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ गया पैराडॉक्स। यहां पे मैंने बात की थी कि पैराडॉक्स आने वाला है, ये पैराडॉक्स आ गया। पैराडॉक्स होता क्या है? पैराडॉक्स का मतलब होता है प्रोवोकेटिव, प्रोवोक यानी कहावत, कि एक जनरली कहावत वाला स्टेटमेंट होता है, जैसे अपने कहावत चलती रहे, जैसे को तैसा, और इस तरह की अजीब अजीब सी कहावतें जो है, ये तो एक नॉर्मल सी कहावत थी टिट फॉर टैट, पर आगे जो है अपने चलती है कहावत, तो वो जो प्रोवोकेटिव होता है स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट इट सेल्फ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद का विरोध कर देता है, दूसरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट होता है, ऐसा कहावत वाला स्टेटमेंट होता है जो खुद अपना विरोध करता है, लेकिन कहते हैं कि टिपिकली ट्रू इन सम सेंस, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य होता है। जैसे ऑरवेल ने लिखे थे, एक पार्टी के स्लोगन लिखे थे, वो स्लोगन तो सत्य थे कि पार्टी ने वास्तव में स्लोगन दिए थे, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? वार इज पीस, क्या है ये? युद्ध ही शांति है। ये खुद ही खुद का विरोध कर रहा है, भाई या तो युद्ध है या शांति है, दोनों कैसे हुए? लेकिन कहते हैं इस सेंस में ये सत्य हो गया कि ऑरवेल ने जो लिखे ना, एक पार्टी के स्लोगन्स लिखे थे और स्लोगन्स रियल थे, तो वो सच हो गए। फ्रीडम इज स्लेवरी, उन्होंने कहा आज़ादी ही गुलामी है। तो ये उल्टे पुल्टे चीज़ें हैं, खुद ही इसमें विरोधाभास होता है, ऐसी चीज़ों को पैराडॉक्स कहा जाता है। और ये वाली जो दो है, ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, ऑरवेल ने लिखा था, इजी है इसलिए मैंने एज एग्जाम्पल लिख दिया, वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। ठीक है, और एक ही बंदे की लिखी हुई है तो दो बंदे भी याद नहीं करने। और जनरली ये क्या है, एक पार्टी के स्लोगन थे तो उसने स्लोगन्स लिखे, तो वो रियलिटी भी है कि पार्टी के ऐसे स्लोगन थे, लेकिन प्रोवोकेटिव भी है, क्योंकि जब इनको आप पढ़ते हो तो आपको लगता है यार ये फालतू में ये फुदू बात किसने कही है, क्यों बकवास की खामखा। तो ये आ गया पैरेललिज्म। क्या पैरेललिज्म? पैरेलल यानी समांतर, वही चीज़ है। रिपीटेशन होता है बार बार सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का, कि एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बार बार आता रहता है, यानी एक समानांतर चलता रहता है, और टू ड्रॉ कनेक्शन टू बिटवीन ऑब्जेक्ट। और ये किस लिए किया जाता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपके कनेक्शन स्थापित किया जाता है इसके थ्रू, कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहली लाइन आई वैसे की वैसी लाइन फिर से दूसरे तीसरी में फिर आ गई, फिर वो चौथी छोटी पांचवी में फिर आ गई, यानी समानांतर एक नियत गैप के बाद में वो चलती रहती है। और ये आपस में ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए होती है, कि दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में संबंध बताने के लिए ऐसा लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? पैरेललिज्म कहा जाता है। पैरोडी क्या है? देखो, पैरोडी सब जानते हैं, आजकल यूट्यूब पैरोडी से ही चल रहा है गणकरा सा। पैरोडी का मतलब क्या होता है? इमिटेशन यानी एक ऐसी कोशिश की जाती है किसी चीज़ की नकल की जाए, या किसी की आलोचना की जाए, या उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश डाल दिया जाए, जो ओरिजिनल है उसकी एक हल्की फुल्की ही सही लेकिन कॉपी तैयार कर दी जाए। सबसे ज़्यादा तो आजकल गानों पे बन रही है पैरोडी, है ना। तो पैरोडी उसका मतलब क्या हो गया? पैरोडी का मतलब हो गया नकल। तो जो आदमी नकल करता है वो ही पैरोडी करता है। कई गानों की नकल बना देते हैं, सेम म्यूजिक पे वर्डिंग दूसरे होते हैं, कई मॉक्स बना देते हैं, कई आलोचना भी कर देते हैं, वो सब चीज़ें पैरोडी होती है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये मेटाफर का ही एक प्रकार होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये मेटाफर का ही एक प्रकार होता है। इसके अंदर जो आदमी की आदतें हैं उनको कुछ भावनात्मक विचारों से जोड़ दिया जाता है। आदमी के जो काम हैं,
आदमी जो काम करता है उनको भावनात्मक विचारों से जब जोड़ दिया जाए, भावनात्मक विचारों को, जैसे मेटाफर के अंदर अपने क्या कह रहे थे कि मेटाफर के अंदर सिमिली यूज करते हैं, है ना, मेटाफर है वो सिमिली कंपैरिजन हो जाता है, समानीकरण बताया जाता है। वही क्या होता है यहाँ पे कुछ आदमी की जो हरकतें हैं ना उनके कुछ भावनात्मक विचारों के साथ जब समानीकरण किया जाए ना तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। प्लॉट, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट के अंदर बेसिकली आपके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक्सपोजिशन, जो मैंने करवा दिया। एक्सपोजिशन का मतलब होता है बैकग्राउंड को क्लियर करना। जैसे कोई भी ड्रामा अगर लिख रहा है वो पहले लिखेगा कि प्रेमचंद एक गरीब किसान है, उसके घर में एक बीवी है, 4 बेटियां हैं और आज पहली बेटी के लिए रिश्ता आया है, और उसके बाद ड्रामा शुरू होता है। यानी आदमी समझ जाए कि सीन क्या चल रहा है, तो उसके लिए एक्सपोजिशन आ गया। एक्सपोजिशन के बाद में राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन वो होता है जहाँ से हाइट पे जाने लगता है ग्राफ, कि अचानक कोई विवाद शुरू होता है और वो बढ़ने लगे, तो जहाँ से ये शुरू हुआ और बढ़ने लगा ना वो क्या हो गया? राइजिंग पॉइंट। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स वो है कि विवाद सिरे पे पहुंच जाए, प्रेमचंद ने आए हुए आदमी के थप्पड़ जड़ दिया, वो क्या हो गया? क्लाइमैक्स हो गया। क्लाइमैक्स के बाद फिर फॉलिंग एक्शन, फिर कोई तीसरा आदमी बीच में पड़े या आपस में हो, धीरे 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 मामला शांति की ओर बढ़ता है। अब शांति पे बढ़ रहा है, ये क्या हो गया? फॉलिंग एक्शन। और उसके बाद में मान लो सलट गया तो यहाँ पे हो गया रिजोल्यूशन। इस तरह से इसमें 5 पार्ट होते हैं पूरे प्लॉट के अंदर। यानी किसी का भी स्टोरी का बैकग्राउंड तैयार करना, पोएम हो चाहे कोई भी हो, पहला एक्सपोजिशन होगा, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर फॉलिंग एक्शन और फिर आता है रिजोल्यूशन। फिर आता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होता है, सबका देखने का नजरिया कहते हैं इसको। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि आदमी जो है वो एक स्टोरी जो है वो ऑडियंस को, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कहानी को बताने का उसका उद्देश्य क्या है, लोगों को किस नज़रिए से वो बता रहा है। वो समाज सुधार करना चाह रहा है, मजाक करना चाह रहा है, या वो कोई सोशल मैसेज देना चाहता है। इस तरह की जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है लोगों को वो राइटिंग देने का, वो पॉइंट ऑफ व्यू किसी का मनोरंजन होता है, किसी का सोशल मैसेज होता है। तो इस तरह से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर ऑथर का अलग अलग होता है। पॉलीसिंडेटन, पॉलीसिंडेटन क्या होता है? देखिए पॉलीसिंडेटन जो है इसमें रिपीटेशन आता है बार बार, पॉली और सिंडेटन। रिपीटेशन आता किसका है? एक तो कंजक्शन का आता है, ऐसे एंड, बट, फॉर, ऐसे ये जो कंजक्शन है इनका बार बार रिपीट होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि एक जो वर्ड्स की एक सीरीज होती है ना उनको आपस में जोड़ा जाता है। जैसे नाइदर, एंड, बट, फॉर जरूरी नहीं है, इसमें नोर का भी रिपीटेशन हो सकता है, नाइदर का भी हो सकता है। यानी ग्रामर के अंदर जो कंजक्शन हमने पढ़े थे ना उन कंजक्शंस का रिपीटेशन इसके अंदर होता रहता है बार बार। जैसे एंड 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 5-6 बार आ गया, नोर 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 5-6 बार आ गया, नाइदर 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 आ गया। ये जो चीज़ आ जाती है इसमें पॉलीसिंडेटन होता है। प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन। ज़्यादातर ड्रामा के अंदर होता है इंट्रोडक्टरी, यानी जो अभी मैंने बताया जैसे आपको उसके अंदर, किसके अंदर बताया? प्लॉट के अंदर की एक्सपोजिशन जो होता है जनरली वही प्रोलॉग होता है। लेकिन ये ड्रामा में ज़्यादा काम में आता है, ड्रामा कह लो या प्ले कह लो वो आपकी मर्जी है। उसके अंदर ज़्यादा काम में आता है कि पहले आपको पृष्ठभूमि बताई जाती है, बैकग्राउंड बताया जाता है कि ये जो आप ड्रामा पढ़ रहे हैं ये कहाँ का सीन है, कौन कौन इसमें शामिल है। वो जो ड्रामा के ऊपर ही ऊपर जो लिखा रहता है वो उसका इंट्रोडक्शन जो होता है ड्रामा का वो प्रोलॉग होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रोज। प्रोज क्या होता है? हिंदी में लिखते ही तो समझ जाओगे। गद्य क्या होता है? गद्य। अब लेकिन गद्य तो होता है लेकिन इसकी एक डेफिनेशन भी तो होगी ना, तभी तो ये गद्य है कि इसके अंदर कोई भी वर्स वाले लिमिटिंग फीचर्स नहीं होते हैं। जैसे छंद वगैरह का कोई अड़बाद नहीं है, सीधा लिखा जाता है, अनब्रोकन लिखा जाता है, यानी बीच में टूटना और नए इफेक्ट डालना ये सब नहीं होता। अब इसमें फिक्शन भी होता है और नॉन फिक्शन भी होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं ये। फिक्शन, फिक्शन में जैसे आप प्ले लिख रहे हो, ड्रामा लिख रहे हो, वो आपका क्या हो गया? फिक्शन। वो एक अब लेटर लिख रहे हो तो वो क्या हो गया? नॉन फिक्शन हो गया, है ना। तो ये जो है प्रोज का मतलब ये होता है इसमें कोई भी लिमिटिंग फीचर नहीं होते और अनब्रोकन चलता रहता है, इसकी लाइनें नहीं टूटती है। पुन, पुन क्या होता है? पुन बड़ा सुंदर सा है टर्म, पुन। ए प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों के ऊपर
खेल जाना, एक ड्रामा शब्दों पे बन जाता है। जैसे कोई बोलने वाला प्रोनाउंस कर देना, अपने जैसा देसी आदमी, ये टेल है, टेल को टेल बोल दे, टेल को टेल बोल दिया तो क्या हो गया, जिसको इंग्लिश आती है वो उड़ाएगा, क्या करेगा, उसका ह्यूमर मजाक बनाएगा। वही बच्चे की बात कर लो, कोई बच्चा इरिटेटिंग कह रहा है और ईयर इरिटेटिंग बोल गया, इरिटेटिंग ईयर इरिटेटिंग। अब क्या ऐसे थोड़ी बोलते हैं बच्चे, अपने तो नहीं बोलते पर अंग्रेजों की बोल देते हैं कई बार। इरिटेटिंग को ईयर इरिटेटिंग बोल दिया तो उसका कोई हंस लिया, उस पर मजाक बना दी। तो शब्दों का जो एक खेल वहाँ पे हो जाता है जिससे कि मजाक बन जाती है, वो क्या हो गया, आपका पुन हो गया। ठीक है, अब आ गया प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट हमने पहले पढ़ा था, अब है प्रोटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हमने ये पढ़ा था जो मेन कैरेक्टर के खिलाफ होता है। प्रोटागोनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर खुद, एंटा और प्रोटा। तो प्रोटागोनिस्ट कौन है? प्रोटागोनिस्ट हो गया आपका मेन कैरेक्टर जो है वो खुद प्रोटागोनिस्ट होता है, और किसी भी स्टोरी का जो सेंट्रल प्लॉट है वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। समझ गए? डिपेंड्स ऑन इट लिख लो या दिस लिख लो या कुछ भी लिख लो, वो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता राइटिंग सेक्शन। आप जब लिटरेचर लिख रहे होते हो लिखनी होती है, क्योंकि ये इसमें हम यही तो पढ़ रहे हैं कि लिटरेचर में उंधा झुंधा आदमी कुछ भी लिख देता है, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोटागोनिस्ट होता क्या है? मेन कैरेक्टर होता है। अगर आप लिखते हो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इसकी जगह अगर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो और ये लिख देते हो हियर प्रोटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट के साथ में कैरेक्टर का नाम, तो क्या बनेगी आपकी राइटिंग? है कि नहीं? नंबर देने वाला हिल जाएगा क्या, टब ने क्या लिखा है। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी होती है, याद रखना चाहिए। मेन कैरेक्टर को प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। क्वार्टरेन, क्वार्टर लगभग तो ये जो टर्म्स होती है ना, ये नाम से पता चल जाता है। क्वार्टर का मतलब 4, तो इसके अंदर जो 4 लाइन के स्टेंजा होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वार्टरेन कहते हैं। क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन का स्टेंजा, और ये एक पर्टिकुलर राइम स्कीम बनाता है। भी 4 लाइन के स्टेंजा जब चलेंगे तो एक पर्टिकुलर राइम स्कीम बन जाएगी। हर स्टेंजा 4 लाइन का है, तो ये एक पर्टिकुलर राइम स्कीम के अंदर चलता है। हर स्टेंजा 4 लाइन का होता है, उसको आप क्या कहोगे? क्वार्टरेन। एवरी स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन्स। अब आ गया रिपीटेशन। इसको बहुत जगह अलग अलग नामों से हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रिपीटेशन होता है एक ही शब्द या एक ही फ्रेज। फ्रेज का मतलब एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, 2-3 शब्दों का एक समूह हो, ग्रुप हो, वो 2 या अधिक बार रिपीट हो जाए। जैसे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, ये 2 बार लिख दिया गया, तो इसको क्या कहोगे आप? रिपीटेशन। गो टू होम, इसको 2 बार लिख दिया तो क्या लिखोगे? रिपीटेशन। ओ फादर 2 बार अगर आ गया तो क्या है? रिपीटेशन। यानी ये 2 या 2 से अधिक बार जब एक ही शब्द हो या एक ही फ्रेज हो, उसका अगर 2 बार लगातार लिख दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? रिपीटेशन। 2 से ज़्यादा चाहे कितना ही हो, कम से कम 2 तो हो ही हो। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है फाइनल एक्शन। यानी जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ मामला सलट जाए, इसको क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे जैसे बताया था आपको, एक्सपोजिशन यानी बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड के बाद राइजिंग एक्शन, बात बढ़ गई किसी चीज़ पे, ठीक है, और क्लाइमेक्स आया, तब यहाँ पे रेफट मार दिया तो क्लाइमेक्स हो गया। अब सलटारा हो रहा है तो फॉलिंग एक्शन, और जब फाइनली सलट गया तब रिजोल्यूशन। ये 5 पार्ट तो एक में ही आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो रिजोल्यूशन कहते हैं फाइनल एक्शन को, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हो जाता है और कंक्लूजन निकल आता है। रिजोल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट, जहां संघर्ष खत्म होता है और नतीजा निकल आता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? रिजोल्यूशन हो जाता है। रिहिटोरिक, रिहिटोरिक क्या होता है? रिहिटोरिक जो है वो आपके ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक ऐसा फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स कह सकते हैं जिसमें इथिक्स, लॉजिक और इमोशन, ठीक है, इन सब के लिए अपील की जाए। ऐसा फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स होता है, इसलिए बनाया जाता है कि इथिक्स, लॉजिक और इमोशन की अपील करता है वो, कि लोगों की इससे भावना जुड़े, लोग इसमें लॉजिक ढूंढे। ठीक है, और लोग इसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की खोज करने की कोशिश करें, ये अपील की जाती है। वो स्टाइल ऑफ राइटिंग के थ्रू इस तरह की अपील पोइट करता है कि लोग जो है मेरी राइटिंग है, मेरा लेखन है, इससे इमोशनली जुड़ें, इसमें इमोशन को खोजें, इसमें कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। ऐसे शब्द वो डाल दे तो उसको रिहिटोरिक कहा जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे जैसे ही लिटरेचर की नई क्लास आ जाए। इसके बाद में जो भी है हम बीए अपने जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और ये बीकानेर और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, अजमेर में है महर्षि दयानंद सरस्वती, ये जितनी भी मेन यूनिवर्सिटी है इनके लिटरेचर के गेस्ट पेपर भी मैं जैसे ही टाइम टेबल डिक्लेयर होगा आपके लिए हम जारी करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ जी आज ये वाला पेपर आ गया है। आपको रोज़ रोज़ खोल के नहीं देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा, जैसे आ जाएगा गेस्ट पेपर ऑफ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इस तरह से जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ उसको दयानंद यूनिवर्सिटी वाला जो है उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है आज तेरा पेपर आया है। ठीक है, तो रोज़ रोज़ आपको अड़बाद नहीं करनी पड़ेगी, उसमें मोबाइल में गोचे नहीं मारने पड़ेंगे कि आज आया होगा आज आया होगा। तो इसके लिए और ये कन्फर्म है कि बीए के गेस्ट पेपर में ऑलमोस्ट 90% हमारा आता है, आएगा, फाइनली आएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।